गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, जिसमें हम लोग तीन डिसीजंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फर्स्टली हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, कैपिटल बजटरी डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। नाउ द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस मीन्स इसमें वो ये डिसाइड करते थे बेसिकली कि हमने कितना जो है प्रॉफिट का पोर्शन जो है एज अ प्रॉफिट, बेसिकली एज अ प्रॉफिट जो है हमने डिवाइड करना है अमंग द शेयर होल्डर, और कितना हमने एज अ रिटेन अर्निंग जो है वो सेव करके रखना है। ठीक है ना। सो अल्टीमेटली दिस डिसीजन इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस पार्टी सच एज क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर एक्सेट्रा। राइट, और ये फिक्स्ड पेमेंट्स होती हैं जो हमने करनी होती हैं। सो what company or the finance manager has to decide is what to do with the residual and leftover profit of the company, that means the surplus profit, कि वो surplus profit का क्या करे। ठीक है ना। सो surplus profit को वो एज अ रिटेन अर्निंग मतलब सेव करें, ठीक है, एज अ रिटेन अर्निंग करके उसको साइड पे रखें, या फिर उसका ऑब्वियसली बात है वो साइड पे रखने का वही मतलब हुआ कि अगेन उसको बाद में किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। सो जो ये डिविडेंड डिसीजन है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगेन देयर इज़ अ सम फैक्टर्स डेफिनेटली विच इफेक्ट द डिसीजंस, कि कितना उनको एज अ रिटेन अर्निंग साइड पे रखना है और कितना उनको जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। सो फर्स्टली जो इसका फैक्टर था बेसिकली दैट इन्फ्लुएंस, वो कौन सा फैक्टर है आपका, अर्निंग। अर्निंग बेसिकली कि उनको उनकी अर्निंग कैसी है। ठीक है, अर्निंग कैसी मीन्स कि डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग, उसमें से पे की जाती है। तो अगर तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड है, वेयर एज ड्यूरिंग द लो अर्निंग जो है आप लो पे करते हो अर्निंग। अगर तो आपकी जो अर्निंग्स हैं वो अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, कंटिन्यूस हैं, तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड पे कर सकते हो। ठीक है ना, और रिटेन अर्निंग कम रख सकते हो। बट अगर लो अर्निंग है तो आप कम डिविडेंड पे करते हो। सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, वही अगेन बात आ गई मेरी, अगर तो अर्निंग आपकी स्टेबल है, कंपनी में स्टेबल और स्मूथ अर्निंग आ रही है, तो ऑब्वियसली आप लोग हाई रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर करते हो। बट अगर कंटिन्यूस नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर नहीं करते। तीनों पॉइंट सेम है। कैश फ्लो पोजीशन अगेन वही है, अगर तो आपका जो कैश फ्लो है आपका कंपनी में रेगुलर है, प्रॉपरली, लाइक पेइंग डिविडेंड मींस आउटफ्लो ऑफ कैश, और कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव अ सरप्लस कैश, कि अगर आपके पास सुफिशिएंट कैश अमाउंट जो है इनफ्लो और होता रहता है, प्रॉपर अमाउंट में फ्लो है कैश का, देन ओनली यू डिक्लेयर दी high rate of dividend. Then growth opportunity, if the company have no investment, then no growth plan, then it would be better to distribute more as a in the form of dividend। ठीक है ना, तो एज अ डिविडेंड की फॉर्म में आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो, कि अगर आपको लगता है कि आपके पास फ्यूचर के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स नहीं हैं, ग्रोथ के प्रपोजल नहीं है, तो बेटर है आप लोग क्या करो, आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को। बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं ज़्यादा, तो उस केस में आप क्या करो, आप रिटेन अर्निंग रखो, बिकॉज अगर रिटेन अर्निंग होंगी देन ओनली यू स्पेंड मनी, तब आप ही जो है मनी को आप क्या कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ये भी कई कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं कि अगर वो अपने डिविडेंड को स्टेबल रखना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेबल डिविडेंड होता है वो मार्केट में एक अच्छी गुडविल को हाईलाइट करता है। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट में ये चीज़ शो करना चाहते हो कि आपने एक स्टेबल डिविडेंड दिखाने हैं कि हाँ जी हमारी एक स्टेबिलिटी है, हम प्रॉपर से देते हैं, रेपुटेशन अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो आप उस पॉलिसी को फॉलो कर सकते हो, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाइड द इन्वेस्टर्स नीड। ओके, सो ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है। बट
बट अगर इस ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो आप देख सकते हो, फिर आप अपने ज़्यादा रिटेन अर्निंग भी रख सकते हो। देखो यहाँ पे लाइन लिखी है, द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाई द इन्वेस्टर्स, even big companies and financial institutions prefer to invest in a company with a regular and stable dividend policy. So that is a stability of dividend. अब इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने ज़्यादा डिविडेंड रखने हैं या रिटेन अर्निंग का डिसीजन लेना है। देन प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। अब तो अगर कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ जो शेयर पर्सन है वो रिटायर्ड हैं, मिडिल क्लास हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता रहे, ठीक है ना। तो उसमें उनको एक स्टेबल डिविडेंड का अमाउंट चाहिए होता है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी जो कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं दे आर रिच इनफ, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उनको अगर हम डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इनकम ना भी दे, डिविडेंड नहीं भी रिटर्न करे, तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यंग और वेल्थी हैं शेयर होल्डर, तो आप देख सकते हो कि आप ज़्यादा रिटेन अर्निंग पहला प्रेफरेंस दे दो और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को बाद में। बट अगर आपको लगता है कि आपके जो शेयर होल्डर हैं वो रिटायर्ड हैं और डिविडेंड से उनका घर चलता है, या फिर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आप प्रेफर करते हो कि आप रेगुलर डिविडेंड उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। देन टैक्सेशन पॉलिसी, अगेन बच्चे अगर आप ज़्यादा डिविडेंड पे करते हो, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर डिविडेंड इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन टैक्सेशन पॉलिसी। जैसे कहते हैं अंडर द प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री इनकम फॉर द शेयर होल्डर वेदर whereas company has to pay on tax on dividend given to shareholder। तो वही बात आ गया कि if a tax is higher then company prefer to pay less dividend, ठीक है ना। अगर टैक्स ज़्यादा है तो वो लेस डिविडेंड पे करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो डिविडेंड पे करेंगे उतना ज़्यादा ही उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, टैक्स सॉरी पे करना पड़ेगा, और जितना कम डिविडेंड पे करेंगे उतना ही उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। देन असेस टू कैपिटल मार्केट कंसिड्रेशन, अब ये भी एक अलग है, क्योंकि मोस्टली हम जो रिटेन अर्निंग रखते हैं, रिटेन अर्निंग इसलिए रखी जाती है क्योंकि उनको लगता है कि जब कभी हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी तो हमारे पास पैसे सफिशेंट होने चाहिए। बट अगर मैं ये बोलती हूँ कि मार्केट कंसिड्रेशन इतनी अच्छी है उनकी कि उनको लगता है कि वो जब कभी भी मार्केट में पैसे लेने जाएंगे और उनको ईजिली मार्केट से पैसे अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको खुद को अपनी रिटेन अर्निंग इतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत फील नहीं होती। सो अगर तो उनका असेस ऑफ मार्केट जो कैपिटल मार्केट में अच्छा है, ईजिली असेस्ड है, अप्रोचेबल है, देयर इज़ इनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, देन कंपनी कैन गिव मोर डिविडेंड। उनको ज़्यादा रिटेन अर्निंग रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उनको पैसों की ज़रूरत हो वो मार्केट से ले सकते हैं। बट अगर उनको ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी फॉर कंपनी टू अप्रोच एंड असेस द कैपिटल market, then company declare low rate of dividend and keep some surplus profit as a retain earning as a reserve for their future investments, right? सो लीगल रिस्ट्रिक्शन, देयर आर सम लीगल रिस्ट्रिक्शन एज वेल, लाइक कंपनी एक्ट में कुछ लिखा भी होते हैं, कई कंपनी में प्रोविजंस होते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ पेमेंट डिविडेंड देना ही देना है, ठीक है ना। तो उस केस में वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनको वो डिविडेंड पे करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज एक्ट देयर आर सम सर्टेन इंटरनल प्रोविजन ऑफ द कंपनी वेयर दैट इज वेदर द कंपनी हैज़ इन अ फ्लो ऑफ कैश टू पे डिविडेंड, सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट बी इफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी, है ना। तो उस चीज़ को बैलेंस देख के उनको डिविडेंड का डिसीजन लेना पड़ता है। देन कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, समटाइम्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है ना। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, सो कंपनी हैव टू बी अबाइड बाय दैट कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, वो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। देन स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अगेन वही चीज़ आ गया, स्टॉक मार्केट रिएक्शन मतलब प्राइजेज ऑफ योर शेयर्स एंड द स्टॉक इन द मार्केट, सिक्योरिटी इन द मार्केट्स। तो अगर तो आपको लगता है कि देर इज़ अ गुड न्यूज़ इन दी स्टॉक मार्केट एंड प्राइजेज ऑफ द सिक्योरिटी राइजेज, है ना, तो उस केस में आप हाई डिविडेंड पे कर दो, ठीक है ना। इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन, क्योंकि देखो जब आप ज़्यादा डिविडेंड पे करते हो तो उसका एक मार्केट में इमेज भी अच्छा जाता है, और तो एज टेकन एज अ गुड न्यूज़ इन द स्टॉक मार्केट, तो प्राइजेस राइज होते हैं। वेदर आप जो डिक्रीज करते रहते हो डिविडेंड, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है मार्केट में कि यार इनकी तो अर्निंग ही अच्छी नहीं है, ये इतना अच्छा बच्चों नहीं देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, तो इट मीन्स इतने प्रॉफिटेबल फर्म नहीं है, तो मार्केट में आपके शेयर्स के प्राइजेस को नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। तो डिविडेंड डिसीजंस के दीज आर सम फैक्टर्स ड्यू टू विच डिविडेंड डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग।
अब प्लानिंग आपने फंक्शन पढ़ा ही हुआ है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू फंड्स एट डिस्पोजेबल, कितना करना, कैसे करना, क्या करना, डिटर्मिनेशन अमाउंट ऑफ फाइनेंस, कितनी की ज़रूरत है, सोर्सेज कौन कौन से यूज़ चाहिए हमें फंड को, सुटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स, दीज ऑल आर द डिसीजन टेकन अंडर द फाइनेंशियल planning. So there are some objectives of financial planning. Obviously there must be some objective. जो अब हम financial planning करते हैं तो then there must be some प्रॉपर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ. देर आर टू ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड. ये मेक श्योर करना कि जब कभी भी फंड्स की ज़रूरत है तो हम प्रॉपर कंपनी में जो हैं ऐसी अरेंजमेंट हो कि जब कभी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो फंड प्रॉपरली अरेंज हो जाए. एंड ये मेक श्योर करना टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, कि बेफालतू के फंड वो जनरेट ना करे, है ना. क्योंकि क्या होता है जब हम बेफालतू के फंड जनरेट करते हैं तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है तो एक्स्ट्रा पैसा पड़े होने की वजह से ऑब्वियसली वो चीज़ मिसयूज़ हो जाती है, राइट. क्योंकि इन्होंने ये मेक श्योर करना होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि जब कभी भी पैसा चाहिए, ठीक है ना, तो हमेशा जब भी पैसों की अवेलेबल हो, फंड की अवेलेबिलिटी हो तो फंड अरेंज हो जाए. और ये मेक श्योर करना कि सी दैट द फर्म डज नॉट राइज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, कि बेफालतू में जो फंड है वो अरेंज ना हो, राइट. राइट. सो दीज आर द सम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है. अब है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की. ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंस है. सबसे पहली बात, इट फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड. क्योंकि जब हम कोई चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं तो डेफिनेटली हम एक प्रॉपर वे से चीज़ों को ऑप्टिमम फंड्स जनरेट करते हैं, ऑप्टिमम कलेक्शन हम कर पाते हैं. तो इससे हम वेस्टेज और ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन को अवॉइड करते हैं. मैंने अभी भी ये बात बताई कि जब ओवर कैपिटलाइजेशन होती है, ओवर चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा पड़ा होता है उसका मिस यूज़ हो जाता है, ठीक है ना. सो ये हमें हेल्प करता है कि जितना हमें यूज़ है उतना हम ऑप्टिमम फंड को यूटिलाइज करके कलेक्ट करें. देन इट हेल्प इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी, ठीक है ना, कि कितना हमको ऑनर्स फंड चाहिए, कितना हमें डेट चाहिए, मोर ओवर कितना हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, कितना मीडियम टर्म चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म चाहिए. ये प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से ये डिसाइड करने में हमको हेल्प करता है. मोर ओवर इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट. ऑब्वियसली प्लानिंग है, थिंकिंग एडवांस है, लॉजिकल वे से है, तो कहाँ पर पैसा लगाना, कितना लगाना, कहाँ पर वर्थफुल रहेगा, कहाँ पर प्रॉफिटेबल रहेगा, उस चीज़ में हमें हेल्प होती है. ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि जब हम ऑब्वियसली बात है सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल डिसीजन, कि राइट डिसीजन टू मेक श्योर करें कि कितना पैसा हमें चाहिए, कितना फ्लो, कितना इनफ्लो, कि ऑब्वियसली हर एक्टिविटी, क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, हमें फिक्स कैपिटल भी चाहिए. वर्किंग मीन्स सारी ऑपरेशनल एक्टिविटी की हमें कैपिटल चाहिए प्रॉपर से, तो उसमें ये फाइनेंशियल प्लानिंग और ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फाइनेंशियल कंट्रोल का यही बेस है कि किस तरह से एस्टिमेट करना, कितनी हमें कॉस्ट कर लगानी है, कितना हमें रेवेन्यू होना चाहिए, इन सब पे जब भी डिसीजन लेने हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग ही रहती है. चीज़ों को फाइनेंस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, जहाँ पर बेस्ट यूज़ है वहीं पर इसका यूज़ किया जाता है. अवॉइड करता है, हेल्प इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. ऑब्वियसली बात है, बैकअप रखता है. प्लानिंग है तो बैकअप रहेगा, तो इसमें हेल्प होगी अगर अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई शॉक आ जाए, कोई सरप्राइज आ जाए, जिसको फर्म ऑब्वियसली फाइनेंशियली जब हम स्ट्रांग रहते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत ईजिली फेस कर लेते हैं, राइट. लिंक बनाता है किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन में, क्योंकि कितना डिसाइड करता है डेट एंड इक्विटी की रेशो, और व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट दिस फंड एंड इट क्रिएट अ लिंक बिटवीन बोथ दी पार्टीज, कि कितना हमें जनरेट करना, कितना हमने इन्वेस्ट करना. देन हेल्प इन दी कोऑर्डिनेशन बैलेंस करने में हेल्प करता है, बीच सच एज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, फंक्शन, इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है. एंड देन द लिंक बिटवीन प्रेजेंट विद द फ्यूचर. ऑब्वियसली आज प्लानिंग है तो मतलब हम डिसाइड करें कि हमने फ्यूचर में कैसा करना, तो देर इज़ अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट विद द
फ्यूचर, so present financial requirement with the future financial requirement by anticipating the sales and the growth plan of the company। तो उन सब चीज़ों को मेक श्योर करता हुआ ये एक प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का लिंक मेंटेन करता है, राइट। सो these are the some importance of financial planning। Further topic we will do in the next video।